हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह। आज आया हूं क्लास 10th की वीडियो के साथ। टॉपिक आपको दिख रहा होगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा सबके दिमाग में। कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको मिल रही है तो कोई ना कोई एनर्जी उस फॉर्म में कन्वर्ट होके ही मिली होगी। If you are getting some sort of energy, then particular amount of energy is converted into that particular amount of energy. नहीं समझ में बात? समझो, यहाँ पर ये चीज समझने की बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम का एक प्रिंसिपल होता है जो लागू होता है कि इस पर्टिकुलर एंटायर यूनिवर्स में एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये समझिए पहले तो, कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो क्रिएट नहीं करी जा सकती या फिर डिस्ट्रॉय नहीं करी जा सकती। Only and only one thing can happen is it can only be converted from one form to another. आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बस कन्वर्ट करी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। तो आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे मिलेगी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जो घरों में आपके पास टीवी चलता है, कार्टून देखते हो, मूवीज देखते हो, है ना, और रेफ्रिजरेटर भी चलाते हो, एसी भी चलाते हो, किसकी हेल्प से? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से। कौन है जो प्रोवाइड करवाता है आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो छोटी क्लासों में पढ़ा पढ़ा होगा, डैम्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सुना है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे मीडियम है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे के सारे तरीके क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाने के। बट ऑन अ लार्ज स्केल, इफ आई टॉक अबाउट ऑन अ लार्ज स्केल, तो आपके पास क्या होती है? ग्रिड सबस्टेशंस, मेन सबस्टेशंस, इंटरमीडिएट सबस्टेशंस। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े। तो सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि सबसे पहली इनिशिएशन कहां से होती है। आपके पास होता है एक बॉयलर। क्या होता है? बॉयलर। ठीक। क्या करा बॉयलर ने? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को गर्म करना शुरू करा। ठीक। 100 डिग्री के बाद क्या होगा? वो पानी नहीं रह जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा और स्टीम मूव करना शुरू करेगी। ठीक। यहां से आपका सपोज पानी स्टीम बन के ऊपर की तरफ आया और ये मूव करना शुरू करना चाह रहा है। मूव करेगा तो यहां से एक बहुत हाई वेलोसिटी से निकलेगा। तो फर्दर क्या अटैच है इसके साथ? फर्दर अटैच होगी टरबाइन। क्या अटैच होगी? टरबाइन। टरबाइन की शेप कैसी होती है? टरबाइन की शेप एक पंखे की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पंखे की तरह। यह भाप जब आपकी इस टरबाइन पर पड़ती है, टरबाइन घूमना शुरू कर देती है। टरबाइन घूमना शुरू कर देती है। घरों में जनरेटर लगा हुआ है, उसको घुमाने के लिए अपने लोग किसका यूज करते हैं? इंजन का। तो इंजन को हैंडल मारा, इंजन घूमना शुरू करता है। इंजन फर्दर जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है एक शाफ्ट के, पटे के। नोटिस करा होगा गांव वगैरह में, अगर आप लोगों को घर में जनरेटर है तो उसके साथ जाहिर सी बात है एक इंजन को जरूर कनेक्ट करा जाता है। उसको हैंडल मार के उसको स्टार्ट करते हो, उसकी मैकेनिकल एनर्जी पहुंचती है जनरेटर के पास। जनरेटर ने उस मैकेनिकल एनर्जी को रिसीव करा और कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान दीजिए इस बातों पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो पर्टिकुलर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था। तो बॉयलर में रखा हुआ पानी बॉयल हुआ, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। स्टीम जाके टरबाइन पे स्ट्राइक करी, टरबाइन घूमना शुरू करेगी। टरबाइन एक शाफ्ट के थ्रू फर्दर कनेक्ट होगी किसके साथ? फर्दर कनेक्ट होगी किसके साथ? जनरेटर के साथ। किसके साथ? जनरेटर के साथ। समझिए यहां पर। तो अब जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, और वो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी भाई? 11 किलो वोल्ट। कितने? 11 किलो वोल्ट, जिसको कहा जा सकता है 11,000 वोल्ट की सप्लाई ये जनरेटर पैदा करता है। क्या ये सफिशिएंट है? सर दोस्त घर में 220 आती है, हमें इतना पता है ना। तो 11,000 वोल्ट तो बहुत हो गई। बट मेरे लाल ऐसा नहीं है। ये 11,000 वोल्ट को फिर भेजा जाता है कहां? ये 11,000 वोल्ट को भेजा जाता है ग्रिड सबस्टेशन के पास। ग्रिड सबस्टेशन के पास, जहां से ये बिजली पैदा होना शुरू होती है। तो ये 11,000 वोल्ट को वहां पर कन्वर्ट करा जाता है 132 किलो वोल्ट में। अरे भाई साहब, 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया गया 132 किलो वोल्ट में।
दैट इज बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, वोल्टेजेस को हाई और लो कर सकता है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कैन स्टेप अप अ वोल्टेज, मतलब इंक्रीज कर सकता है या डाउन कर सकता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये दो तरह के ट्रांसफार्मर है जिनका रोल क्या होता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाते हैं या वोल्टेज को कम करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि why is the need to step up 11 किलोवोल्ट टू 132 किलोवोल्ट? क्या जरूरत है कि 11 किलोवोल्ट को 132 किलोवोल्ट में कन्वर्ट करा जाए, क्या जरूरत? तो उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। तो उसके बारे में समझ लीजिए, जो आपकी पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो पावर सपोज 100 वाट की मिली, 100 वाट की पावर मिली सपोज, ठीक। तो 100 वाट की पावर के लिए ऐसा काम हो सकता है 100 वोल्ट और 1 एम्पियर, 100 इंटू 1, 100 वाट आ गया। और दूसरा काम हो सकता है 100 इज इक्वल टू 1 इंटू 100, या फिर वोल्टेज 100 हो तो करंट 1 एम्पियर, या फिर वोल्टेज 1 हो तो वोल्टेज, तो उस केस में करंट 100 एम्पियर, दोनों में से एक काम हो सकता है। तो हम किस काम को प्रेफर करते हैं? तो हमेशा ध्यान रहे, इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड हाई वोल्टेज लो करंट, ऑलवेज प्रेफर्ड हाई वोल्टेज लो करंट। ये सिलसिला हमेशा प्रेफर करा जाता है, हाई वोल्टेज लो करंट। इसके आगे भी क्वेश्चन लग जाता है क्यों। क्वेश्चन आ जाए, व्हाई इज द सिस्टम प्रेफरिंग हाई वोल्टेज एंड लो करंट्स टू सप्लाई द वोल्टेज फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टेशन टू अनदर? हमेशा इसका यूज क्यों करा जाता है? तो यहाँ पर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वोल्टेज जब 100 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर, और यहाँ वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है तो करंट 100 एम्पियर, तो दोनों में से किसको प्रेफर करना है? इसको प्रेफर करना है, इसको प्रेफर नहीं करना है। ऐसा क्यों? तो आपके पास एक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, आई स्क्वायर आर टी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक हीट के फॉर्म में जनरेट होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और जब करंट अगर आपका 100 होगा तो ये 100 गुना और 100 इंटू 100 टाइम्स और हीट एनर्जी को पैदा कर देती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। तो क्यों? टू रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। सिंपल आंसर, व्हाई इज हाई वोल्टेज लो करंट यूज? टू रिड्यूस लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। वरना क्या होगा, 100 एम्पीयर का करंट और 1 वोल्ट की अगर आपने वोल्टेज भेजी तो ऑटोमेटिकली आपकी हीट एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो उसको रोकने के लिए हमेशा प्रेफरेंस किसको दी जाती है? हाई वोल्टेज लो करंट। तो वोल्टेज बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर पैदा करना पड़ता है। तो 11 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो समझ में आ गई होगी बात, आगे समझिए भाई। ग्रिड सबस्टेशन से आपकी 132 किलो वोल्ट की एनर्जी निकलते हुए गई मेन सबस्टेशन के पास। इसके पास मेन सबस्टेशन के पास, ठीक। तो मेन सबस्टेशन के पास आपकी कितनी एनर्जी पहुंची? 132 किलो वोल्ट। अब यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो क्या करता है, 132 किलो वोल्ट की एनर्जी को 33 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? ठीक, 33 किलो वोल्ट में जब कन्वर्ट करा तो इसमें से आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 33 किलो वोल्ट की है, वो जो सप्लाई है वो चली जाती है इंडस्ट्रियल लाइंस की तरफ। इंडस्ट्रीज जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी तरफ चली जाती है, हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। और बाकी के बकाया को क्या कर देते हैं? आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो पीछे से आई कितनी? 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट आपकी आगे जाती है इंटरमीडिएट। कहा? इंटरमीडिएट सबस्टेशन। तो इंटरमीडिएट सबस्टेशन पर गई 33 किलो वोल्ट की, और वो 33 किलो वोल्ट की जब एनर्जी वहां पहुंचती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? 11 किलो वोल्ट। किसमें? 11 किलो वोल्ट।
तो यहाँ पर आपकी 33 किलो वोल्ट 11 किलो वोल्ट में कन्वर्ट हुई, तो किसका यूज करा गया होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इंटरमीडिएट सब स्टेशन से फिर जाती है वो सिटी वाइज, ये शहर बड़े बड़े शहरों में, फिर ये छोटे छोटे शहरों में चली गई। जैसे मेरा छोटा सा शहर है कस्बा है ना, तो वहां पर 11,000 किलो वोल्ट की सप्लाई आई। बट अगर मैं बात करता हूँ बड़े बड़े शहरों की, तो वहां जाएगी 33 किलो वोल्ट की। ठीक, तो ये आपके पास सिटी सबस्टेशन आ गया, सिटी सबस्टेशन आ गया। ठीक है, जिसके पास 11 किलो वोल्ट की एनर्जी आई। अब ये सिटी से घरों तक पहुंचाएगा, और घरों में कितनी आनी है? 220 किलो वोल्ट। तो 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझिए यहाँ पर। तो इस तरह से एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की जो सप्लाई है स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? बॉयलर से, फिर जाती है टरबाइन के पास, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर ऑपरेट करके कितनी एनर्जी पैदा करता है? 11 किलो वोल्ट की। 11 किलो वोल्ट फर्दर कन्वर्ट होती है किसमें? 132 में। किसके थ्रू? ग्रिड सबस्टेशन के थ्रू। ग्रिड सबस्टेशन के बाद कहां जाती है वो 132 किलो वोल्ट? मेन सबस्टेशन के पास। मेन सबस्टेशन क्या करता है? हैवी हैवी इंडस्ट्री, जैसे एक बार मान लो स्टेट के पास चली गई, एक पूरे स्टेट के पास चली गई, कितनी? 33 किलो वोल्ट। अब वो 33 किलो वोल्ट हर स्टेट के बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज के पास इतनी एनर्जी जाती है, हैवी इंडस्ट्रीज के पास इतनी एनर्जी चली जाती है। अब वो बड़े स्टेट के बाद कहां जाएगी? तो बड़े बड़े शहरों में उसके, तो बड़े बड़े शहरों में कितनी गई? 33 किलो वोल्ट। 33 किलो वोल्ट को फर्दर कन्वर्ट कर दिया किसमें? 11 किलो वोल्ट में। और 11 किलो वोल्ट कहां गई? छोटे छोटे शहरों में। छोटे छोटे शहरों में जब आपके पास 11 किलो वोल्ट की एनर्जी पहुंची है, वोल्टेज पहुंची है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया था 220 में, ताकि हर घर में 220 किलो वोल्ट के पर्टिकुलर वोल्टेज को सप्लाई कर दिया जाए। क्लियर है? ठीक है, एक और देख लीजिए डायग्राम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब घरों में आपकी आई 220 किलो वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक, तो खंबा लगा हुआ है बाहर, है ना, वहां से तारे खींची आपके घर की तरफ। ठीक, तो वहां से आती हैं 3 तारे, 1 2 और 3। 3 तारे कौन कौन सी? एक होती है भाई लाइव वायर, 220 वोल्ट की वोल्टेज लेके आ रही है। एक होती है न्यूट्रल वायर, जिसमें कोई वोल्ट नहीं होता है। एक होती है अर्थ वायर, जो आपको बचाती है, जिसमें कोई वोल्ट नहीं। ठीक, अब जो आपके पास लाइव वायर है, इसको कनेक्ट करा जाता है फ्यूज के साथ, मेन फ्यूज जिसको कहा जाता है, मेन फ्यूज। ये खराब तो घर में लाइट नहीं आने वाली, ये मेन फ्यूज हो गया। ठीक, इसको कई लोग कंपनी का फ्यूज भी कहते हैं, कई बुक्स में कंपनी फ्यूज भी लिखा होता है। ठीक है, और फर्दर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किलोवाट आवर मीटर के साथ। जो घरों में आपके मीटर लगा होता है ना, जो बिजली का बिल रीड आउट करते हैं जिसके थ्रू, वो ये वाला किलोवाट आवर। खंबे से जो लाइन आई, वो कंपनी के फ्यूज को इस तरह से डिजाइन कराया था कि भाई 50 एम्पियर से ज्यादा करंट इस घर में यूटिलाइज ना करा जा सके। एक सिंपल सी बात आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा, घरों में जो आपका कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, तो पैरेलल में करंट क्या करता है? बढ़ जाता है। पैरेलल में आपका जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। जब करंट बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली 2 एम्पियर इसके पास, 5 इसके पास, 10 इसके पास, तो वो सारा करंट एड अप होने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेगा ही। वो 30 एम्पियर हो सकता है, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है। ठीक, तो घरों की जो मैक्सिमम नीड है वो 50 एम्पियर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट के रूल से। उसके बावजूद अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमर्शलाइज करना पड़ेगा अपने इस मीटर को, तो बिजली का बिल महंगा आएगा। कमर्शियल मीटर अगर आपने लगा दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? अपनी नीड को बढ़ा सकते हो। आप लोग नोटिस करना, आपके जो घरों में मीटर लगा होगा वो हो सकता है 2 किलोवाट का हो, 3 किलोवाट का हो, 4 किलोवाट का हो। अकॉर्डिंग टू द नीड आप कोई भी मीटर लगवा सकते हो। तो मेन फ्यूज के साथ 220 वोल्ट की जो लाइन है वो कनेक्टेड होती है, और फर्दर ये वाली लाइन चली जाती है किसके पास? किलोवाट मीटर के पास। ठीक, फिर इसको फर्दर कनेक्ट करा जाता है किसके साथ? डबल पोल स्विच के साथ। किसके साथ?
डबल पोल स्विच के साथ। ये क्या होता है? डबल पोल स्विच क्या होता है? यहां तक ये आपके हाथ में नहीं है, ये बाहर से कोई बंदा आएगा बिजली विभाग से, वो लगा के जाएगा। इसके बाद का रोल आपके घर में आने वाले मिस्त्री का होता है। इन दोनों चीजों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये भी घर के बाहर लगा होगा और ये कहीं आपके खंबे के आसपास लगा होगा, या हो सकता है बिजली के मीटर के आसपास कहीं लगा। ठीक है, इन दोनों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। हो सकता है कईयों के घरों में आप लोगों ने नोटिस करा हो, यहाँ फिर अब तो वैसे चोरी पकड़ी जाती है। पिछले टाइम में क्या होता था, जब दूसरे मीटर होते थे, आजकल तो सब जगह डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल मीटर्स हो गए। पहले वाले मीटर्स कभी पापा या मम्मी से पूछना, एक डिस्क होती थी जो घूमती थी, ठीक, तो उसकी सेटिंग कर दी जाती थी कि वो धीरे घूमे। या अपने लोगों के हाथ में होता था कि अपने लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर दो वायरें पकड़ी, स्विच के साथ लगा दी, उसको बंद कर दिया मीटर को, मीटर घूम ही नहीं रहा है। पिछले वालों को क्या पता अब वहां पर कितनी बिजली यूज हो रही है। जब कोई चेक करने आया तो स्विच को ऑन कर दिया, मीटर घूमना शुरू हो गया। हाँ भाई मीटर तो सही है। बट अब क्या हो गया, अब मेन जो आपके डिजिटल मीटर्स हो गए, उनके साथ आप कोई छेड़छाड़ करोगे तो पकड़े जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर अब यहां पर ये क्या है, ये आपके पास होता है डबल पोल स्विच। डबल पोल स्विच, ये क्या काम है इसका? तो एक पर्टिकुलर ऐसा स्विच होता है जो पूरे घर की बिजली को बंद कर देता है, पकड़ा, ऊपर कर दिया। ठीक, घर में कोई काम चल रहा है, कोई पर्टिकुलर वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किटिंग आ गई है, यहाँ कोई आप कनेक्शन सही करवाना चाह रहे हो, तो आपने क्या करा, मिस्त्री ने कहा भाई पूरी लाइन काट दो। पूरी लाइन काटने के लिए आपने क्या करा, वो एक जो हैंडल होता है मेन स्विच का, उसको पकड़ा, ऊपर कर दिया, तो पूरे घर में बिजली खुली। ठीक, वो उसको मेन स्विच भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? मेन स्विच। ECLB। ठीक है, सॉरी, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इस स्विच का नाम भी होता है। ठीक, इसके बाद जो मेन स्विच के बाद क्या होता है, ये आपकी जो वायरें हैं, ये आपकी जो वायरें हैं, ये जाती हैं हर पर्टिकुलर अलग अलग रूम में। ये रूम में चली गई लाइव वायर, फिर एक रूम में ये चली गई लाइव वायर, फिर एक रूम में ये चली गई लाइव वायर। ठीक, तो कमरों की जो वायरिंग करी जाती है वो लाइव वायर के थ्रू ही करी जाएगी भाई। तो लाइव वायर गई 220 वोल्ट की, और लगा दिया जाता है यहाँ पर एक साथ में MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब जैसे यार यहाँ पर 50 एम्पियर का कंपनी फ्यूज लगा है, मेन फ्यूज लगा है, आपने क्या करा, लोड बहुत ज्यादा लगा दिया, लोड बहुत ज्यादा लगा दिया, सब कुछ ऑन कर रखा है आपने, हर एक चीज को करंट चाहिए, 10 एम्पियर, उसको 5, उसको 5, उसको 5, उसको, तो सारा करंट ऐड अप होने के बाद वो 50 से ऊपर पहुंच गया। 50 से ऊपर पहुंच गया, ये फूक जाएगा, घर की बिजली गई। अब आपको लग रहा होगा पीछे का ट्रांसफार्मर फूक गया होगा इसलिए लाइट नहीं आ रही है। एक बार नहीं सोचा भाई, घर में तो सब कुछ चला रखा था हमने, टीवी से लेके, फ्रिज से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, सब कुछ, ओवन वोवन सब चला रखा है, तो 50 एम्पियर का जो फ्यूज है वो कहाँ टिकेगा यार, वो तो मेल्ट हो जाएगा। उसकी जो वायर थी वो मेल्ट हो गई, अब घर में सारी बिजली गुल हो रखी है। उसी तरह से, उसी तरह से अब यहां पर देखो 220 वोल्ट का पर्टिकुलर वोल्टेज आया, तो ये 15 एम्पियर का सपोज करंट हर कमरे में भेजेगा। 15 एम्पियर इधर भेज दिया, 15 एम्पियर का करंट इधर भेज दिया, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा यार, 3 कमरों में 15-15 एम्पियर चला गया, 45, तो सीधा सीधा ये हो गया। चौथा कमरा नहीं बना सकते, इसका मतलब, इसका मतलब चौथा कमरा ही नहीं बना सकते। 15 एम्पियर इधर भी चला गया तो ये तो 60 हो गया, तो ये तो फ्यूज हो जाएगा। ठीक, अब सोचो, अब सोचो, 15 में से 5 तो यूज कर रहा होगा ये, सपोज 15 तो नहीं यूज कर रहा, 15 जा सकता है, 15 जा सकता है, बट जा तो 5 ही रहा है। वो 15 तब जाएगा जब आप यहाँ के सारे अप्लायंसेस ऑन कर दो, इधर के भी सारे ऑन कर दो, इधर के भी सारे ऑन कर दो, इधर के भी सारे ऑन कर दो, तो वो 15-15-15 मिलकर 60 हो जाएगा। इधर वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा, ये फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा, तो ये सारी की सारी बत्ती फिर से गुल हो जाएगी। बट अगर इधर की डिमांड ही 15 से ऊपर हो गई, इधर की डिमांड 15 से ऊपर हो गई, मतलब 20 हो गई, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 50 भेज देगा, आप 50 यहाँ लेने लायक बनो। बट आपने एमसीबी लगा रखी है 15 एम्पियर की, तो इधर 20 की डिमांड करी, तो यहां पर
एमसीबी गिर जाएगी। ये माफ कर देगा क्या? मुझे कहेगा मुझे माफ करो भाई, मेरी क्षमता 15 एम्पीयर के करंट को झेलने की है, ऊपर भेजोगे तो बार बार मैं अपने आप को बंद कर दूंगा भाई। तो बंदा भी समझ जाएगा, अच्छा मैं अप्लायंस जैसे ही ऑन करता हूँ ये बंद हो जाता है, इसका मतलब मुझे अप्लायंस ज्यादा ऑन नहीं करना है, तो जिसकी जरूरत है वो ऑन करो, बाकी को बंद करो भाई, सीधी सी बात। तो इस तरह से कमरे जितने मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूसेज उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज करते रहो, कमरों के अकॉर्डिंग, कमरों के अकॉर्डिंग आपका जो यूसेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज करते रहो। इस तरह से आपके घरों की सप्लाई कहां से आई? खंबे से आई, 3 वायर्स गई, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर 220 वोल्ट सबसे खतरनाक, इसलिए इसका कलर होता है रेड इन कलर। अर्थ आपका ग्रीन इन कलर होता है, तो इसलिए अर्थ की वायर को भी ग्रीन कर दिया जाता है। अब बची एक वायर जिसका कलर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, तो वो क्या होता है? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। तो इस तरह से आपके घरों की जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखी होगी। कोई भी नोटिस करना, कोई नोटिस करना, खंबे से निकली तार, फिर मेन फ्यूज, फिर किलोवाट आवर मीटर, फिर आपके पास जो घरों में मेन स्विच होता है वहां से आपकी अलग अलग। अब ये वायरें तो नहीं दिखेंगे, नहीं क्यों? क्योंकि ये तो आपकी अंदर लेंटर के थ्रू, पाइप के थ्रू गई होगी, ये तो दिखेगी नहीं आपको। चलो आगे देखते हैं कि कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल होगा या सीरीज होगा। पैरेलल करेंगे तो फायदा क्या, सीरीज करेंगे तो नुकसान क्या? ठीक है, चलो देखिए जरा, फोकस। ठीक है, तो भाई अब घरों में जो वायरिंग करी जाती है वो कैसी होती है? तो वायरिंग के टाइप से, ठीक, वायरिंग के दो टाइप्स होते हैं भाई। एक होता है ट्री सिस्टम, एक होता है ट्री सिस्टम, एक होता है ट्री सिस्टम, और दूसरा होता है रिंग सिस्टम। दूसरा होता है भाई रिंग सिस्टम। ठीक, दोनों में फर्क क्या है भाई? तो भाई आपके पास जो मेन स्विच होगा, मेन स्विच, ठीक, वहां से 220 वोल्ट की एक लाइन खींची हुई है। तो आपने क्या करा, 220 वोल्ट से एक लाइन लेके आए, टीवी चला दिया भाई किसी एक कमरे में, ये सपोज रूम 1 में। फिर वहीं से उसी कमरे में फ्रिज चलानी है, तो फिर से एक वायर वहीं से खींची मेन स्विच से, तो रेफ्रिजरेटर भी आज चला दिया आप लोगों ने। फिर दूसरे कमरे में जाना है, वहां दूसरा टीवी चलाना है, तो वहीं से एक वायर खींची, तो दूसरा टीवी भी चला दिया भाई। तो ट्री सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक ट्री है तो उसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, है ना? तो क्या है, ये मेन आपके पास जो ब्रांच कह सकते हो, मेन ब्रांच, वहां से सब ब्रांचेस निकली, वहीं से सारी की सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ वायर्स, बंडल ऑफ वायर्स आपकी मेन स्विच से कनेक्ट होके हर कमरे की तरफ जाती है। बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत वायर का यूज होता है, एक्सपेंसिव होती है पहले से, ये एक्सपेंसिव हो जाती है। हर बार इनिशिएशन से लंबी वायर लो, कमरे तक पहुंचाओ, फिर यहां से लंबी वायर लो, कमरे तक पहुंचाओ, भाई खर्चा बढ़ेगा ना। हर पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक नई नई वायर यूज करनी पड़ेगी। तो पुराने घरों में कुछ यही सिस्टम था जो यूज कराया जाता था, पुराने घरों में, ओल्ड हाउसेस, पुराने घरों में यही सिस्टम था जो यूज कराया जाता था। बट रिंग सिस्टम में क्या है, रिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक कंप्लीट घर है, कमरा है, उसमें एक वायर को कुछ इस तरह से फैला दिया जाता है पूरे कमरे में, पाइपलाइन के थ्रू पूरा फैला दिया जाता है। अब इस दीवार के ऊपर कहीं कुछ लगा है, तो यहां से एक वायर पकड़ी, इसके साथ कनेक्ट कर दी, बात खत्म। लाइव वायर है तो 220 लेके चल रही है, तो ये यहां से पकड़ी, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, 220 इसके पास भी आ गया। यहां से आपको चाहिए कुछ, तो यहां से कनेक्ट करी, 220 इसके पास भी आ गया। इंडिया में सिस्टम है कि घरों में 220 वोल्ट जाएगी, तो इंडिया के सारे अप्लायंसेस की रेटिंग, पावर रेटिंग, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वो किस पे बेस्ड होती है, 220 वोल्ट पे ही बेस्ड होती है पावर रेटिंग। कोई भी अप्लायंस 220 पे ही चलेगा, कम पे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, बट ज्यादा पे वो खराब हो जाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर अप्लायंस होगा वो 220 पे। तो सपोज इधर से कोई अप्लायंस कनेक्ट करना है, नहीं वाला 220 पे चलेगा। तो इस तरह से लाइव वायर आपकी कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगी।
क्लियर है? तो लाइव वायर आपकी कहीं मेन स्विच से आई, ठीक है, और ये आपके पास गई सपोज इसके अर्थ वायर, और ये गई इसकी न्यूट्रल वायर। तो ये सारी की सारी कनेक्ट होती है किसके फॉर्म में? रिंग के फॉर्म में। और किसी भी अप्लायंस को कनेक्ट करना हो सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। तो ये रिंग का फॉर्म है। तो ये मॉडर्न हाउसेस जो आजकल के घरों में बनने वाली चीजें हैं, वायरिंग होने वाली चीजें वो इसके थ्रू होती है। तो ट्री सिस्टम वाज द ओल्ड टेक्निक, रिंग सिस्टम इज अ न्यू टेक्निक ऑफ वायरिंग की नई टेक्निक है। क्लियर हो रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। बहुत सिंपल चैप्टर था यार ये तो, आज आखिरी वीडियो है इसकी, तो इसके बाद अपने लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब भाई कनेक्शन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक, एक होता है सीरीज कनेक्शन। फर्क क्या है दोनों में? तो फर्क ये है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है भाई, वोल्टेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द पीरियड, वोल्टेज इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इसमें वोल्टेज इज डिवाइडेड, वोल्टेज इज डिवाइडेड, ठीक। अब दूसरी अगर बात करें पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर अप्लायंस खराब हो जाए बाकी सारे चलते रहेंगे, ये फायदा है इसका भाई। इफ वन ऑफ द appliances gets fused or gets destroyed or gets damaged, then then other appliances then other appliances keeps on working। बट इसमें क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, झालर देखिए दिवाली के टाइम पे, एक बल्ब खराब हो जाए सारी झालर ही खराब हो जाती है। बट इसमें क्या होगा सीरीज में, इफ वन अप्लायंसेस गेट्स डैमेज्ड, if one appliance gets damaged, then all the other appliances too gets switched off और stops switched off। क्लियर है? ये आपका हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपका इसमें डिक्रीज रहता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। हमें तो चाहिए, कौन कम वक्त चाहेगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए? इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि भाई ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़े, तो हम इसलिए भी सीरीज कनेक्शन को हाउस होल्ड सर्किट्स के लिए प्रेफर नहीं करते। तो दिस इज प्रेफर्ड फॉर हाउस होल्डिंग। तो डोमेस्टिक वायरिंग का कनेक्शन कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन कभी यूज नहीं कराया था इन केस ऑफ डोमेस्टिक सर्किट्स, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं सेफ्टी डिवाइस की। तो सबसे सेफ्टी डिवाइस घरों में कौन सा होता है भाई, जो आपके अप्लायंसेस को बचाता है? तो होता है वो फ्यूज। कौन सा होता है? फ्यूज। सबसे पहली चीज काय का बना होता है? तो कईयों को भ्रम है कॉपर का बना होता है। क्यों भाई कॉपर का क्यों बना होगा? कईयों को भ्रम है कॉपर का बना होता है। ये कॉपर का है, लो रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा करंट पास होगा तो ऑटोमेटिकली जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ना भाई ना, लो रेजिस्टेंस जरूर होता है इसका, ठीक है, बट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए कॉपर को यूज नहीं कराया था। काम क्या होता है फ्यूज का, कैसे एक सेफ्टी डिवाइस होगा? तो ध्यान से देखो, आपकी लाइव वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट कराया जाता है फ्यूज के साथ, और फिर उसके डिवाइस के साथ, जो भी पर्टिकुलर डिवाइस आपको सेफ रखना है। क्योंकि लाइव वायर 220 वोल्ट की वोल्टेज के थ्रू आपका इस फ्यूज में से पास होते हुए डिवाइस के पास पहुंचेगी, और ज्यादा वोल्टेज चलेगी तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। सपोज एक फ्यूज है 5 एम्पेयर का, तो 5 एम्पेयर से ज्यादा इसमें
पहुंचाने नहीं देगा ये फ्यूज। 5 एम्पीयर का करंट से अगर इसमें गया करंट तो ऑटोमेटिकली यही खराब हो जाएगा, और जब ये खराब हो जाएगा तो डिवाइस तो सेफ रहेगा। तो एक ऐसा डिवाइस है जो हम चाहते हैं खुद खराब हो जाए बट अगले डिवाइस को खराब ना होने दे, ये ऐसा डिवाइस है, हम खुश होते हैं इसके खराब होने पर। ठीक है, हाँ बच गया भाई, हमारा डिवाइस बच गया, ये तो कोई बात नहीं, 1-2 रुपए का है, तो 1-2 रुपए का भी क्या, वायर लगाओ फिर लगा दो, फिर से काम करना शुरू कर दो। ठीक, तो एक कौन सी पर्टिकुलर मटेरियल का बना होता है, तो ये बेसिकली होता है एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ये आपका जो फ्यूज होता है ये होता है एलॉय और लेड का, ये ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है हाई रेजिस्टेंस, ठीक, बट लो मेल्टिंग पॉइंट, तो जल्दी मेल्ट हो जाता है, और इस तरह से आपका पर्टिकुलर डिवाइस बचा लेता है। तो सेफ्टी डिवाइस के बारे में 2 होते हैं सेफ्टी डिवाइसेस, एक के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको, कौन सा वाला मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज एमसीबी। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपके पास हो गया सेफ्टी डिवाइस आपका फ्यूज। कौन सी वायर यूज होती है? एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। क्यों? हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर को यूज क्यों नहीं कराया था? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है बट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जब तक वो मेल्ट होगा तब तक करंट आगे पहुंच जाएगा और आपके डिवाइस को भी खराब कर देगा, तो ऐसा फायदा ही क्या कॉपर वायर को यूज करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर कट समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई तो अगली वीडियो आएगी उसमें दोबारा समझा दिया जाएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।